गया गाइडेंस प्रोग्राम के बायोलॉजिकल क्लास में मैं कुमारी उषा तुम लोग का फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप कि पिछले क्लास को तुम सब ने अच्छे से पढ़ा होगा, एंजॉय किया होगा और जो कुछ भी मैंने बताया था उसे समझे होगे। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, तुमने पिछले क्लास में ये जाना था कि क्लासिफिकेशन के कई स्टेप्स हैं और उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने पूरे लिविंग वर्ल्ड को पहले 2 किंगडम में, फिर 3, 4 और उसके बाद 5 किंगडम में बांटा है। इस 5 किंगडम को हम R.H. वाइटिकर, रॉबर्ट हार्डिंग वाइटिकर के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे NCERT के द्वारा भी और क्लास 11th में भी हमें इसी को फॉलो करना है। तो यहाँ तुम लोग देख रहे होगे कि 1969 में जब रॉबर्ट हार्डिंग वाइटिकर ने क्लासीफाई किया, तो जब उन्होंने 5 ग्रुप में लिविंग्स को बांटा तो उसके कई क्राइटेरियाज थे। तो पहला था सेल स्ट्रक्चर, यानी जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी, मीन्स ये यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर है। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तुम सबने जाना है, 10th में भी पढ़ा है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक्स, ऑटोट्रॉप्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ। सेकेंड लास्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड सेवरल स्टेप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, फिजन, cyst formation, conjugation and many others. And last is the phylogenetic relationships. कैसे, जैसा कि तुम जानते हो कि बैक्टीरिया ही हमारे फोर फादर हैं, तो एक बैक्टीरिया से कैसे एक मॉडर्न ह्यूमन तक, और उसके अलावा तुम देखो कि प्लांट्स में भी वेरियस टाइप्स, फॉर्म्स हम देखते हैं, उनका लाइफ स्टाइल देखते हैं, या अपने अलग के जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मंकीज़ को देखो या फिशेस को देखो, उनमें जो भी रिलेशनशिप हम देखते हैं उन सब का हम इसमें स्टडी करते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज 5 एंड मेनी ऑल्सो, जो किंगडम है वो 5 में डिवाइड किया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो लेट्स स्टूडेंट कम टू द किंगडम। फर्स्ट किंगडम मोनेरा। बच्चों, तुम यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। ये सिंपल एक डायग्राम है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया इज द होल एंड सोल ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम मोनेरा। दीज आर सिंपल यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स किसको कहेंगे? प्रोकैरियोट्स वैसे सेल्स हैं जो कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं हैं। जरा सा इसको हम ब्लैक बोर्ड पर समझ लें तो हमें और आसान होगा समझने में। तो प्रोकैरियोट्स, जब हम सेल को कहते हैं, व्हाट इज सेल, तो ये तो सेल चैप्टर ही है हम लोगों का जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जरा सा हम यहाँ जान लें कि सेल कहलाने के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1, इट मस्ट हैव जेनेटिक मटेरियल, आइदर DNA और RNA। नेक्स्ट, जो ऑर्गेनेलीज हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होने चाहिए। ऑर्गेनेलीज मस्ट बी मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी वो सभी झिल्ली से घिरे होने चाहिए। एंड थर्ड इज द सेल्यूलर ऑर्गन्स। तुम सबने 9th में जब सेल से इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो जाना ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड देयर आर वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज दैट हेल्प द सेल टू मेंटेन इट्स स्टेटस, टू बिकम अलाइव। जिंदा रहने के लिए सेल के साथ कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जब हम सेल को डिवाइड करते हैं तो जो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उन्हें हम कंप्लीट सेल कहते हैं। तो जब सेल में एक बात अभी मैंने कहा प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स द फर्स्ट और कैरियोटिक मीन्स कैरियोन यानी न्यूक्लियस, यानी फर्स्ट न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक्स हैं वो फर्स्ट सेल हैं, वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। उनमें आइदर दिस और आइदर दिस, इन तीनों में से कोई एक चीज़ की लैक है। तो जो बैक्टीरिया हैं
वो अब हम अपने स्लाइड की ओर देखेंगे कि हमारे जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, मीन्स इसमें ये फुल्ली कंप्लीट नहीं है। जैसे तुम यहाँ देख रहे हो और तुम जानते भी होगी कि यहाँ न्यूक्लियोइड है वो डीएनए के फॉर्म में है, मगर ये सिंपल क्रोमैटिन है, नॉट अ डबल हेलिकल डीएनए और आरएनए। दूसरा हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के जो और भी क्राइटेरिया है या जो मोनेरा के कैरेक्टर हैं वो है कंटेन 70 राइबोसोम, डीएनए इज नेकेड and not bounded by the nuclear membrane. DNA naked means the DNA is a simple DNA not attached with the histone proteins जो तुमने पढ़ा भी है। Next is the lac organelles like mitochondria, lysosome, plastid, Golgi body and many others. The reproduction or reproduce asexually by binary fission or budding. मगर कुछ बैक्टीरियाज में जो कि हम आगे पढ़ेंगे एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। The cell wall is rigid and made of peptidoglycan. Flagellum serve as the locomotory organ. Next is they are environmental decomposer and they show different mode of nutrition such as autoparasitic, heterotrophic and saprotropics. तो लेट्स स्टूडेंट अब हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। एक चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ और भी देख रहे हो कि मोनेरा को हमने दो भागों में बांट रखा है, आर्कियोबैक्टीरिया और ईओबैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्कियोबैक्टीरिया की ओर। बच्चों तुम जानते ही होंगे आर्कियो मीन्स पुरातत्व, प्राइमरी, एंशिएंट, यानी एंशिएंट बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे अर्थ पर सबसे पहले पाए गए, यानी वही से लिविंग की शुरुआत हुई, या जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, वो हम यहीं से देखते हैं। तो आर्कियोबैक्टीरिया भी जो है वो यहाँ 3 तरह के हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। इनके जो फीचर्स हैं वो देख रहे हो तुम कि दे हैव सेल वॉल स्ट्रक्चर, फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? ये एक्सट्रीम कंडीशन ये शो करता है कि दे सर्वाइव इन एनी वॉट एवर द इन्वायरमेंटल कंडीशन, इट मे बी हाई टेम्परेचर, डेजर्ट एरिया और दे मे बी वॉल्केनिक इरप्शन, एनी वेयर दे कैन बी फाउंड। थोड़ा सा हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आते हैं और इस चीज़ को जरा सा और समझ लेते हैं ताकि हमारा ईओबैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो हमारा पहला आर्कियोबैक्टीरिया है वो मिथेनोजेंस। अगर इस वर्ड को हम तोड़े तो सिंपल यहाँ पर मीथेन मीन्स ऐसे बैक्टीरिया दे फॉर्म मीथेन गैस। मीथेन गैस किससे ये फॉर्म कर रहे हैं? दे फॉर्म मीथेन गैस फ्रॉम द डंग्स एंड द सीवेज। जो सीवेज गंदगी है और जो डंग तुमने सबने सुना होगा, बायोगैस प्लांट हमारे गांव में लगा है, बायोगैस प्लांट जिसकी एनर्जी को हम अपने घर में यूज़ करते हैं, घरेलू यूज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को अप्लायंसेस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मिथेनोजेंस यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मेथीन का फॉर्मेशन करते हैं और बायोगैस प्लांट्स को, ये कौन कौन से होते हैं? तो इनका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। दूसरा हमारा आ जाता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया का वो फॉर्म है जो एक्सट्रीम साल्टी, तुम सबने सुना होगा डेड सी, हाउ कितना ये साल्टी सी है, साल्टी वाटर में, मैरीन में ये फॉर्म मिलता है और वहाँ बहुत मज़े से रहता है, सर्वाइव करता है, उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो साल्टी और मैरीन फॉर्म में, तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो है हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। थर्ड इज द थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मो मीन्स थर्मल, एनर्जी। ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं और एसिड यानी कि हाईली एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, उनको ऐसा इन्वायरमेंट में वो ईजिली सर्वाइव करते हैं। तो इसे यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जहाँ पे सल्फर ज़्यादा है और जहाँ हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर रीजन में ये
फाउंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। ये हैं तुम्हारे थर्मोप्लाज्म, और दूसरा हमारा हो जाता है थर्मोकोकस। आई होप कि तुम ये समझ रहे होगे बच्चों कि ये जो 3 बैक्टीरिया हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफिल्स में वेरी स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, मगर इन सब का काम अलग अलग होने के कारण इनको हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। आर्कियोबैक्टीरिया का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसको भी हम जरा सा देखने लगे हाथ। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस तो में पहला तो आपने जान ही रखा है कि ये बायोगैस के प्रोड्यूसर होते हैं। दूसरा, ये जो आर्कियोबैक्टीरिया जो हैं, ये इनको हम सोलर रेडिएशन तुम्हें पता ही है कि आज के डेट में ड्यू टू द ह्यूमन इनकी जो चाहत है, इंसान की चाहत इतनी बढ़ती जा रही है कि हमने इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रखा है, सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में आ रही है और वो वापस नहीं जा रही है। तो सोलर रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन में इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि हम, एक होता है थर्मस, एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का थर्मस एक्वाटिकस। ये ऐसा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का स्पीसीज है जिसको हम यूज़ करते हैं पीसीआर। तुम आगे के चैप्टर में 12th में पढ़ोगे, जब तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें जब हम डीएनए की स्टडी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये इतने हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट होते हैं कि इन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, ये कैन ईजिली सर्वाइव करते हैं और ईजिली हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो गया आर्कियोबैक्टीरिया का। जो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जो है हमारा ईयू बैक्टीरिया। ईयू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। असली बैक्टीरिया जो है वो ईयू बैक्टीरिया ही कहलाते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। रिजिड मीन्स ये इतने हार्ड होते हैं कि किसी भी तरह की स्थिति में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। दे कैन लीव more than various years. It can be survive 100 years and more. Motile means they show movement by flagellum. They are both friends and foes. ये जो बैक्टीरिया है तुम्हें मालूम ही है, हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे हार्मफुल भी हैं। इसमें it helps in nitrogen fixation as a decomposer, used as antibiotics, and it is used to prepare various food items. अगर हम फोर्स की बात करें, हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें, तो दे एक्ट एज अ पैथोजन। यू नो वेरी वेल कि बैक्टीरिया से कितने तरह की बीमारियां होती हैं, एंड इट काउज फूड पॉइजनिंग ऑल्सो। जो हमने स्ट्रीट फूड यूज़ करना शुरू कर रखा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण, और उससे जो हमारे लीवर और पेट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका एक बड़ा कारण बैक्टीरिया ही है। थोड़ा सा इसको हम बोर्ड पे और अच्छे से समझ लेते हैं। चले हम बोर्ड की ओर। बच्चों, ईयू बैक्टीरिया को हम कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें ईयू बैक्टीरिया, तो सबसे पहले हम ईयू बैक्टीरिया को बांटेंगे और क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। आइदर ये ग्राम पॉजिटिव है, सॉरी, it is either gram positive or gram negative bacteria. Next, on the basis of structural organization, structural organization में हमारा आ जाता है स्पाइरिलियम,
जो कि स्पाइरल फॉर्म में होता है, कोकाई, राउंडेड, विब्री यानी कॉमा शेप, और हमारा होता है बैसिलस यानी कैप्सूल फॉर्म। ये 4 तरीके के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं और स्टडी करते हैं। स्पाइरल के फॉर्म में होते हैं, कोकी जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप्ड होते हैं, इस तरह से। और बैसिलस जो होते हैं वो कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। अगला जो हमारा ग्राउंड है क्लासिफिकेशन का, वो हमारा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन में हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऑटोट्रॉप्स, जो कि 2 भाग में डिवाइड हो सकता है। फर्स्ट इज द फोटो ऑटोट्रॉप्स, एंड नेक्स्ट इज द सल्फर पल्पर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा जो है एक ऑटोट्रॉप्स हो गया, और दूसरा जो हमारा हो गया वो है ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में भी ये 3 तरह के हो जाते हैं। फर्स्ट इज द parasitic, next is the symbiotic, and third is the saprotic। तो इस तरीके से हम यू बैक्टीरिया को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। ये जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये रिसर्च के काम में पढ़ाई की जाती है। और ये जो कॉमन बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर पे हम फाइंड आउट करते हैं, तुमको पता ही है कि अगर हम अपनी उंगली में भी देखें तो तकरीबन 1 लाख के बैक्टीरिया होंगे। तो यहाँ हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट में, हवा में, मिट्टी में, तो ये सारे फॉर्म्स हमें वहाँ ईजिली प्राप्त होते हैं। और ये जो है वो न्यूट्रिशन ग्राउंड पे हम उनको डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा हम और बैक्टीरिया के बारे में जान लेंगे। बच्चों, आप स्लाइड में देख ही रहे होंगे बैक्टीरिया की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ पे उसके सारे ऑर्गन्स आप देख रहे हैं। जैसे है, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, इस तरह से अगर मूवमेंट करें तो फ्लैजला, एंटीक्लॉक मोशन में फ्लैजला जो कि मोशन के लिए है, पीली, आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल, राइबोसोम और न्यूक्लियोइड रीजन। थोड़ा सा हम बोर्ड पर भी इसको और क्लियर कर लें, क्योंकि बैक्टीरिया से अक्सर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जरा सा बोर्ड पर भी आकर हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं। ये सिंपल एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है। इसके वेरियस पार्ट्स को मैं यहाँ भी नोट करूँगी। जैसे ये फर्स्ट हो गया आपका कैप्सूल, इसके बाद थोड़ा सा थिक रीजन जो कि इसके सेल वॉल को बताता है। कॉमन आप यू कैन अंडरस्टैंड विथ CW इज सेल वॉल। नेक्स्ट इज द PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद हमारा आ जाता है साइटोप्लाज्म, जो कि तुम्हें पता ही है कि हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है। द लाइफ सर्वाइविंग प्रॉपर्टीज उसी में पाई जाती है, तो साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो सेंट्रल रीजन है, ये सेंट्रल रीजन है, जो कि ये सेंटर में एक्चुअली है नहीं, लेकिन ये यहाँ पर एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम कह सकते हैं न्यूक्लियर रीजन। दिस एरिया इज अ न्यूक्लियर रीजन। इसके बाद हमारा आता है कि यहाँ सिंपल अगर हम बता दें तो ये हमारा राइबोसोम हो जाएगा। इसके बाद हमारा हो जाएगा एक माइकोप्लाज्मा।
देन ये हमारा फ्लैजेलम, वहाँ आप डायग्राम में भी अपने बच्चों देख रहे हैं। ये हो गया आपकी पीली या फैम्ब्री भी इसको वही कहते हैं। और एक और यहाँ पर अगर हम कुछ स्ट्रक्चर बना दें तो वो है इंक्लूजन। अब जरा सा हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। ये जो कैप्सूल है ये पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। इट इज़ सो हार्ड कि इट कांट बी डिजेग्नेशन, मीन्स ये किसी भी कंडीशन में ये फटता नहीं है। और इसके अंदर का जो लिविंग मटेरियल है वो आराम से कई वर्षों तक रह सकता है। तो सेल वॉल इज पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्म किया हुआ होता है। साथ ही ये पैथोजेन से भी इसको बचाता है, डेजिग्नेशन से बचाता है। डेजिग्नेशन मीन्स कि डेजिग्नेशन मीन्स होता है कटना फटना, डबल सी। डेजिग्नेशन मीन्स कटना फटना, ये किसी भी कंडीशन को कटने फटने नहीं देता। कैप्सूल सेल वॉल जो है वो म्यूरिन और थिकोइक एसिड के साथ मिल करके रिजिड हार्ड बनाता है। और साथ में इसमें मैग्नीशियम आयंस होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यूजुअल जो हमने पढ़ रखा है यूकैरियोटिक सेल के साथ, यूकैरियोटिक सेल में जो मटेरियल होते हैं उसी के तरह का होता है सेम। साइटोप्लाज्म में 80% वाटर होते हैं। इसमें फिर स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन एंड आयंस एंड भी मेनी मोर्स अदर्स भी होते हैं। न्यूक्लियर रीजन एमॉर्फस होता है, यानी मिक्सचर टाइप का होता है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। साथ ही जो न्यूक्लियर एरिया या जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंपल फाइब्रिलर थ्रेड लाइक है। ये डीएनए है। और जो राइबोसोम 70 राइबोसोम होता है सब। और साथ ही इसमें हमारा आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन होता है। माइकोप्लाज्मा इज अ साइट ऑफ रिस्पिरेशन। फ्लैजेलम फॉर द लोकोमोशन होता है। यह सिंपल ट्यूबुलर होता है। इसमें हुक, बेसल बॉडी और फिलामेंट। इट इज टोटली फॉर द लोकोमोशन। नेक्स्ट इज द पीली। पीली इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द होल बॉडी ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल की पूरी बॉडी पर ये पीली स्ट्रक्चर होता है। ये भी फ्लैजेलम की तरह ही होता है लेकिन ये शॉर्ट होता है, काफ़ी शॉर्ट होता है। और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण ये मोटालिटी से ज़्यादा यानी चलने से ज़्यादा ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द इंक्लूजन, यानी ये फूड स्टोर्ड होता है एज ए स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स एंड मेनी अदर्स। तो आई होप कि थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर को, आप बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को समझ पाए होंगे और आप ये और किसी बुक के साथ सहारा लेकर के इसको और भी डिटेल में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया पर एक पूरा चैप्टर बनता है। बच्चों, इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देख लेंगे। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का खास करके जब हम सेपरेट करके पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया को, तो जब हमने यू बैक्टीरिया, आर्कियो बैक्टीरिया को पढ़ा तो थोड़ा सा यू बैक्टीरिया को भी पढ़ लेते हैं। आपने स्लाइड में भी देखा हुआ कि ये हमारे फ्रेंड भी हैं और दुश्मन भी हैं, फोज भी हैं। तो सबसे पहले हम इनके फ्रेंडशिप की बात करें तो सबसे पहले हमारा ये आ जाता है आपको जैसे फूड मटेरियल। तो आप यहाँ ले सकते हैं इसको फर्मेंटेशन में। आप देखते हैं कितने तरह के फूड आइटम हम बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्मेंटेशन के बाद आ जाता है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपको पता ही है हमारा राइजोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबीडियम एंड नाइट्रोबैक्टर हमारा रिस्पॉन्सिबल है
इसके बाद हमारा आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद हम आते हैं एंटीबायोटिक्स की ओर। एंटीबायोटिक्स भी इनसे बनते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में हमारा आ जाता है इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाता है। इसके बाद एक चीज़ और आता है, वो है हमारा मिनरल एक्सट्रैक्शन। तो कुछ हमारे जो धरती के अंदर जो मिनरल्स हैं, उनके जो और उससे जो हमारा मिनरल्स निकलता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, जो कुछ भी निकलता है, उसके निकालने में और उसके फॉर्मेशन में, एक्सट्रैक्शन में बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं। इसको हम बायो लीचिंग कहते हैं। और इसके लिए हमारा होता है सल्फर बोलोकस और थायोबोलस, सल्फोलोबोलस और करके एक बैक्टीरिया होता है, जो कि इसके लिए एग्जाम्पल के लिए है हो जाता है। तो ये हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल भी हैं। साथ ही पैथोजन की बात करें तो बहुत तरह की बीमारियां जो हम जानते हैं इनके द्वारा होते हैं। इसके साथ ही बच्चों हमारा किंगडम मोनेरा खत्म होता है और हम आगे के स्लाइड में किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं यहाँ सामने स्लाइड में कि किंगडम प्रोटिस्टा को जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हीकल ने सबसे पहले डिवाइड किया, क्योंकि उनको लगता था कि जो प्रोटिस्टा में जो भी लिविंग है वो सब न तो एनिमल में फिट हो रहे हैं ना प्लांट में फिट हो रहे हैं। मगर इसके बारे में सबसे पहले ल्यूविन हॉक ने पढ़ा। इन्होंने जो मोनेरन्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआ है और पैरामीशियम है, इनकी न केवल स्टडी की बल्कि इसके स्केच को भी बनाया था। इवोल्यूशनरी में अगर हम बात करें कि ये फाइलोजेनेटिकली कहाँ पर है, तो प्रोटिस्टा जो है वो मोनेरा और जो बाकी 3 किंगडम है फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि ये जो है एक तरफ से यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, और दूसरी तरफ ये जो है जो मल्टी सेलुलर है उनको वो कनेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं दिस किंगडम इज ए कॉन्ग्लोमीरेट। कॉन्ग्लोमीरेट मीन्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस जो कि नॉट फिट इनटू द अदर 4 ग्रुप्स। जो 4 ग्रुप्स हमने पढ़ा मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उसमें ये फिट नहीं हो रहे थे, तो इनको हमने एक अलग ही ग्रुप दे दिया, दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। अब अपने स्लाइड में देख रहे हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं, जैसा कि हमारा लास्ट स्लाइड कह रहा था कि कॉन्ग्लोमेरेट है, मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ कलेक्शन। आप इसके देख रहे हैं कि इनके शेप्स कैसे हैं। कहीं कुछ है, ये अगर हम इमेजिन करें तो ये लग रहा है एक पाइप की तरह है, एक वाटर ये बेस है यानी गुलदान जैसा है, ये एक पॉट की तरह लग रहा है, और ये पता नहीं लग रहा है कहाँ से कोई स्टार वार का आया हुआ, ये सिंपल एक लग रहा है फूल का गुच्छा है। तो हम सोच सकते हैं कि ये कितने डाइवर्स हैं, इनकी में कितना ज़्यादा अंतर है, सब एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स आर प्लेस्ड इन दिस किंगडम। अब यहाँ पर बच्चों यूकैरियोटिक्स, तुमको मैंने अभी प्रोकैरियोट्स बताया था। यूकैरियोटिक्स उन सेल्स को कहेंगे जिनमें वो सेल के तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, मीन्स they have genetic material, membrane bound organelles and they have cellular organelles, जो कि तुम जानते ही हो, mitochondria and many others. These organelles vary in body form. बॉडी फॉर्म में ये कितना वैरी कर रहे हैं, साथ ही ये किस में वैरी करते हैं, न्यूट्रिशन में करते हैं, रिप्रोडक्शन में करते हैं। These may be unicellular, means single cell. One cell is sufficient for the survival of the life. एक सेल से ही उनका पूरा काम हो जाता है, भैया हमको एक घर दे दो, हम उसी में सब काम कर लेंगे। तो वो इस तरह के हैं, और तुम जानते ही हो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल अमीबा,
यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ पर डायग्राम भी है कि वो एक सिंगल सेल सफिशिएंट होता है। कॉलोनियल मीन्स ये ग्रुप में भी रह सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर जैसे भी कुछ इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। प्रोटिस्टन्स आर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, यानी इनमें दोनों क्रिटेरिया जो है वो रिप्रोडक्शन के पाए जा रहे हैं, जबकि प्रोटिस्टा में ऐसा नहीं था, वो दे आर सिंपली एसेक्सुअल। और इसके बाद जब हम फंजाई, प्लांट और एनिमल में जाते तो दे ओनली सेक्सुअल, दे शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वी कैन से कि इट इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। प्रोटिस्टन्स कैन बी फ्री लिविंग, सिम्बायोटिकली और पैरासिटिक, यानी इनमें तीनों मोड ऑफ लाइफ पाए जाते। सिम्बायोटिकली तुम्हें पता ही है, जब दो लिविंग एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सर्वाइव करते हैं। तुमने बचपन में भी एक अंधे और एक लंगड़ी की कहानी सुनी होगी कि वो कैसे एक दूसरे को हेल्प करके आगे निकल पड़े थे। वही हाल यहाँ है सिम्बायोटिक का। और पैरासिटिक यानी कि वो किसी के ऊपर रहते हैं, होस्ट एज ए होस्ट की तरह रहते हैं और उसी को या तो हेल्प करते हैं या ऑलमोस्ट वो अपना ही लाइफ बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड काफ़ी कुछ क्लियर कर दे रहा है। आई होप कि आप समझेंगे इस डायग्राम से। वेरी सिंपली इट इज़ डिस्प्लेड कि डिस्पाइट ग्रेट डाइवर्सिटी, तुमने जाना ही अभी कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी इसको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जैसा तुमने अभी सुना कि यूकैरियोटिक हैं, और तो यूकैरियोटिक हैं यानी कि उनमें सेल वॉल भी हो सकता है, इट में भी है क्लोरोफिल ऑल्सो। तो यूकैरियोटिक्स के ही तो लक्षण हैं। तो एनिमल लाइक यानी वो एनिमल्स वाले कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द कंपोजर डिकम्पोज, कंज्यूमर डिकम्पोजर, यानी ये खाते भी हैं और सड़ाते भी हैं। और ये ईट में भी हम कह सकते हैं ये किसी भी डिकेइंग एलिमेंट को सड़ा कर करके उस पर ही अपने लाइफ को बढ़ाते हैं, लाइफ को चलाते हैं और हमें हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, यानी ऐसे प्रोटिस्टा जो प्लांट्स लाइक हैं। अगर वो प्लांट्स लाइक हैं तो यू कैन इमेजिन, आप जानते ही हैं कि उनमें क्लोरोफिल होगा तभी वो प्लांट्स कहलाएंगे, क्योंकि प्लांट सेल की पहली खासियत तो यही है कि उनमें क्लोरोफिल होना चाहिए। इसके बाद जब हम एनिमल प्रोटिस्टा को थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो ये हो जाते हैं आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। बच्चों ये जो डिवीज़न हुआ है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का, ये डिवीज़न जो है इट इज़ टोटली ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स मूवमेंट। आप यहाँ देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, आपने अभी पढ़ा है कि फ्लैजिला इज़ अ मोड ऑफ, इज़ अ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए। एम्बॉयड, सॉरी यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो गया, एम्बॉयड प्रोटोजोआ, एमीबा लाइक प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड सीलिएटेड, सीलिया इज ऑल्सो इज अ ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। डिकम्पोजर में सिंपल एक आता है स्लाइम माउल्ड्स, जो कि प्रोटोजोआ होते हुए भी फंगी टाइप का कैरेक्टर को शो करते हैं। जब हम यहाँ प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में आते हैं तो यह है क्राइसोफाइटी, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लुनॉइड। अब हम अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए ये बात यहाँ आप जो मैंने पहले कहा वही यहाँ बताया गया है कि एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे सबसे पहले पढ़ा और ना ही केवल ऑब्जर्व किया बल्कि इसके स्केच को भी बनाया। यू कैन इमेजिन कि ल्यूवेनहॉक में भी सिमिलर ऑफ द वेरियस साइंटिस्ट, कितने वो उनका ब्रेन तेज था, उनकी सोच कितनी आगे रही होगी। इसके बाद दे आर प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनिमल्स लाइक एज प्रेडेटर। प्रेडेटर माने ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमला करते हैं और किसी को अपना भोजन बना लेते हैं। और पैरासिटिक, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट आर क्लासिफाइड इनटू द 4 जो भी आपने देखा है। द फॉर्मल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज प्रोटिस्टिका was first proposed by John Hogg, who argued that the protistans should be included what he saw as primitive unicellular form। भले ही हम कहते हैं कि कोपलैंड और अर्नेस्ट हिकल वगैरह ने इन सबको क्लासीफाई किया, लेकिन द फर्स्ट जो आइडिया जो दिया गया था वो जॉन हॉग के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि इट इज़ अ प्रिमिटिव एंड यूनिसेलुलर। न केवल ये प्रिमिटिव है, प्राइमरी है, यानी कि सिंपल मोनेरास के बाद वाले स्टेज वाले सेल का ऑर्गेनिज्म है, और साथ ही ये यूनिसेलुलर यानी 1 सेल इज सफिशिएंट फॉर द लाइफ। तो बच्चों अब हम अगला पढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। दीज प्रोटोजोन्स आर आइदर पैरासिटिक और फ्री लिविंग, यानी ये पैरासिटिक फॉर्म में होंगे और ऐसे ही रहेंगे। लोकोमोशन कैरिड बाय फ्लैजिला। फ्लैजिला मैंने तुम्हें बोर्ड पे बताया है क्या होता है, इसमें 3 फॉर्म होते हैं,
हुक होते हैं, बेसल बॉडी होते हैं और एक होता है फिलामेंट। ये जो फ्लैजेला होता है ये कैसे मूवमेंट करता है, तो जरा सा यहाँ हम देख लें कि ये रोटेटरी, तुमने शिप का वो रोटर देखा होगा, वो मूव करता है और उस मूवमेंट से शिप जो है वो आगे बढ़ता है, तो वो ये पीछे की ओर रोटेट होता है और शिप आगे की ओर चलता है। सेम इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। जो रोटेटर है वो मूव करता है और फ्लैजेला है वो धीरे धीरे हिलता हुआ आगे बढ़ता हुआ आगे जो लिविंग है वो बढ़ता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, मीन्स पूरा को पूरा खा जाना। सैप्रोबिक मीन्स डेड डिकेइंग एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म पर रहना। पैरासिटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आइदर बाय बाइनरी फिजन और सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन यूजुअली जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है, जब लिविंग अपने जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर लेता है और फेवरेबल कंडीशन होने पर उसको वो डेवलप कर करके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है। इसमें हम देखते हैं ये हमारे जो हैं ये हमारे एक तरह से डिजीज काउजिंग भी ही हैं। एग्जाम्पल में आते हैं ट्रिप्नोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, लिस्मेनिया, कालाजार, इट इज़ वेरी कॉमन इन बिहार रीजन, एंड ट्राइकोमोनास, इट इज ल्यूकोरिया, दैट इज इजिली डिजीज फाउंड इन द फीमेल्स। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अमीबा का है। अमीबा तुम सब परिचित हो, अमीबा को बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। दे आर इरेगुलर शेप, कोई इसका शेप नहीं है और ये फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट। लोकोमोशन कैरियड बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया लोकोमोशन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो आगे के जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये कोई फिक्स नहीं होते हैं, उसको जिस डायरेक्शन में जाना होता है उसी फॉर्म में अपने साइटोप्लाज्म को वो बढ़ा लेता है। और ये आगे में ब्लंट है, नॉट पॉइंटेड। फ्लैजेला की तरह ये पॉइंटेड नहीं, ये ब्लंट हैं और बस आगे बढ़ते जाते। और इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पर भी अभी डिस्कस करेंगे। इसके वेरियस पार्ट्स को आप देखिए, ये फूड वैक्यूल, यूराइड, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, इक्टोप्लाज्म, प्लाज्मोसोल, प्लाज्मा जेल और स्यूडोपोडिया। The mode of nutrition is holozoic. These reproduce either by binary fission or multi fission. Binary fission बच्चों तुम्हें पता ही है, जब सेल जो होता है, जो पेरेंट सेल होते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेते हैं और वो इजिली दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं और आइदर डॉटर सेल गेट सिंगल डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल में अमीबा और इंटो अमीबा हिस्टोलिटिक। अभी हम थोड़ा सा बोर्ड पर चलते हैं और अमीबा के लोकोमोशन को देख लेते हैं और न्यूट्रिशन को भी देखते हैं। आप जानते ही हैं बच्चे कि ये जो है वो फ्रेश वाटर है और सी वाटर। सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल वाटर करंट के साथ आ रहा है, तो अमीबा स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे करता है? कोई फिक्स इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है नहीं। लेट सपोज कि यहाँ पे अमीबा है, फूड पार्टिकल यहाँ है। जब फूड पार्टिकल यहाँ है तो वो वाटर करंट के साथ वो स्लोली इस ओर आएगा या जिधर भी जाए, लेकिन लेट सपोज कि वो इसी ओर आ रहा है। तो ये जो अमीबा है ये भी अपने आप को इसी डायरेक्शन में ले जाएगा फूड की ओर। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो अपने बॉडी फॉर्म को चेंज करता है और उसी ओर बढ़ता जाता है। तो ये जो बढ़ने के लिए मीन्स अपने साइटोप्लाज्म को वो आगे सोल जेल मोड ऑफ इसमें होता है लोकोमोशन या मोशन, आप कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मोशन, आपने पढ़ा भी होगा और आगे के क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर वो अपने आप को साइटोप्लाज्म को आगे बढ़ाता है और उससे ये जो ग्रूव पैदा हो रहे हैं या ये जो पार्ट्स आगे बढ़ जाते हैं, इसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता है और अपने आप को कुछ इस तरह से फॉर्म कर लेता है कि ये जो फूड मटेरियल है वो ईजिली यहाँ पे लेट के, अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में यहाँ आ चुका है तो ईजिली इसको कैच कर लेता है। तो दिस शोज बोथ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन इन अमीबा, कि वो कैसे अपने आप को मूव करता हुआ आगे की ओर ले जाता है और फूड को कैच कर लेता है। और फिर लास्ट अगर हम देखें तो ये अपने आप को इनगल्फ कर लेता है इसके अंदर और फिर अपना जो फॉर्म उसको इजी लगता है उसमें वो सेटल कर जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो हमारा है सिलिएटेड प्रोटोजोन।
सीलिएटेड प्रोटोजोन बच्चों, जैसा मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताया था कि सीलिया इज़ अ लोकोमोटरी ऑर्गन। तुम यहाँ जो एग्जाम्पल देख रहे हो ये पैरामीशियम का है, सॉरी पैरामीशियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सीलियन प्रोटोजोन्स। तुम यहाँ देख रहे हो बच्चे कि ये इट इज़ अ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, एकदम चप्पल की तरह इसका स्ट्रक्चर है। देखो आगे की ओर इस तरह से, बीच में चौड़ा है, आगे नीचे की ओर फिर पतला है। और इसके जो सीलिया की बात अगर हम करें, क्योंकि खास करके हम सीलियरी प्रोटोजोन की बात करें तो हमारा फोकस इसी पे होगा, तो चारों ओर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज सीलिया। और ये सीलिया इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है? तुमने नाव चलाते हुए नाविकों को देखा होगा, तो वो एक ही डायरेक्शन में अपने जो उसका जो ओर होता है, जिसको हम कहते हैं चलाने वाला जो होता है नाव के साथ, उसको एक ही मूवमेंट में चलाते हैं। और इस मूवमेंट में वो जब वो पीछे की ओर चलाते हैं, सीलिया मूव करता है, तो वो पैरामीशियम आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से इनमें सीलियरी प्रोटोजोन्स इसी नाम पे कहा गया। इसमें अगर हम इसके वेरियस पार्ट्स की बात करें तो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पेलिकल, सीलिया, माइक्रोन्यूक्लियस, गलेट, फूड वैक्यूल, ट्राइकोसिस्ट, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, साइटोफाइट्स एंड ओरल ग्रुप। ये ओरल ग्रुप क्या है? ओरल पता ही है, माउथ से रिलेटेड होता है, यानी इट इज़ नथिंग बट अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर। जो कि हमने देखा अमीबा एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बना हुआ, और जो एनिमल है वो यहीं से अपने फूड को इनगल्फ करता है और ईजिली इसको डाइजेस्ट कर लेता है। अगली पॉइंट्स की ओर हम चलें तो फ्री लिविंग इंडिविजुअल फाउंड बोथ इन फ्रेश एंड मैरीन वाटर, होल बॉडी इज कवर्ड विथ सीलिया, हेल्प इन द लोकोमोशन एज वेल एज फूड कैप्चरिंग। अमीबा को करना पड़ता है बट इट इज़ इसके पास है ऑलरेडी, ये यानी ये उससे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज है, डेवलपमेंट का स्टेज है। तुमने पढ़ा होगा इवोल्यूशन में कि हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस आइदर बाय बाइनरी फ्यूजन और कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन एक जिसमें दो जो पैरामीशियम है वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग होती है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, वर्टिसेला, ओपेलिना। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है स्पोरोजोन प्रोटोजोन्स। इट इज़ वेरियस डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोन्स, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इनसे होती हैं। और इंडो पैरासिटिक यानी अंदर, तुमने मलेरिया की जो बात कहा और सुना भी होगा कि मलेरिया क्या है, वो सिंपल इंडो पैरासाइट है। एंड पैथोजेनिक यानी बीमारी कॉजिंग है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक एंड एब्जॉर्प्टिव। चूँकि पैरासाइट है, पैरासाइट ही है ऑर्गेनिज्म, तो नेचुरल है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अब्जॉर्प्टिव माने वो सक करने वाले हैं। जैसे अगर हम मलेरिया की बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है, वो उसका वेक्टर तो मच्छर है, लेकिन मादा एनोफिलिस है, लेकिन ये उसी के थ्रू फैलता है। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है क्योंकि चलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ब्लड में ऐसे ही सर्वाइव करता है, यहाँ से वहाँ तक घूमता है। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल बाय मल्टीफ्यूजन एंड सेक्सुअल बाय सिनगैमी। सिनगैमी वो होता है जब दो जो होते हैं वो आपस में मिलकर करके फॉर्मेशन करते हैं। लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक यानी दो स्टेज में इसका लाइफ पूरा होता है। एग्जाम्पल मोनोप्लाज्मोडियम और मोनोसिस्ट। अब वो हमारा दूसरा जो आता है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अभी तुमने जाना कि प्रोटिस्ट तीन तरह के होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में जो होता है मेजॉरिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर बॉडीज़ पर इजीली फ्लोट करते हैं और सी ऑर्गेनिज्म के लिए, जो सी लाइफ है उनके लिए वो एज ए फूड काम करते हैं। They account 70 to 80% of global photosynthesis. Means it has chlorophyll and they do photosynthesis यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड एल्गी, जो कि पहले हमारा एक अलग ग्रुप ही था प्लांट किंगडम में। दे इंक्लूड सिंगल सेल डायटम, multicellular seaweed. Like plant, algae contain chlorophyll, make food by photosynthesis. Types of algae include red and green algae, euglenoid and dinoflagellates. इसमें हमारा पहला जो आता है वो है पायरोफाइटा। कॉमन नेम इज डाइनोफ्लैजेलेट यानी गोल्डन ब्राउन एल्गी। मॉर्फोलॉजिकली इट इज यूनिसेल्युलर फ्लैजेलेटेड, सिंगल सेल है और फ्लैजेला है फॉर द लोकोमोशन। हैबिट मेनली मैरीन,
पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, इसके कारण वो क्या होते हैं, वो ल्यूमिनेट करते हैं, शाइन करते हैं। सेल वॉल सेल्यूलोज प्लेट्स ऑफन इनक्रस्टेड विथ सिलिका, हाँ सिलिका में एस छूट गया है, सॉरी सिलिका। तो सिलिका क्या है, ये सिलिका के कारण ही इनका जो सेल वॉल होता है इट इज़ वेरी हार्ड, और हमारा जो बहुत सारे फॉर्म में इस सिलिका को जब एनिमल वो डिकम्पोज कर जाता है तो हम सिलिका को यूज़ करते हैं ऑयल फिल्ट्रेशन में, टूथपेस्ट के फॉर्मेशन में, और वेरियस ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में भी इसका हम यूज़ करते हैं। फ्लैजेला हेट्रोकैरोटोन स्पिनिंग फॉर्म नोन एज वर्लिंग विप लाइक स्ट्रक्चर, और ये बहुत डेवलपमेंटल स्टेज में पाया जाता है, जो कि ये घूम कर करके ऐसे राउंड राउंड घूम कर करके मूवमेंट को शो करता है। रिजर्व फूड स्टार्च न्यूट्रिशन होलोफाइटिक मीन्स होल फूड को वो कंज्यूम कर जाता है, लाइक अस हम लोग की तरह। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इन सम जेनरा में होता है, किसी किसी में होता है। तो जब किसी किसी में होता है तो सिंपल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर जो पेरेंट सेल हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और डाउटर सेल को एक एक जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है। फिर दो अलग अलग तरह के डाउटर सेल्स जो हैं वो कम इन कांटेक्ट विद द अमीबॉइड मोशन, अमीबॉइड मोशन से वो साथ में आते हैं म्यूसिलेज प्रोपल्सन के थ्रू, और फिर कांटेक्ट कर करके अपने आप को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, तो थोड़ा सा इसमें डाइवर्सिटी भी दिखता है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है बैसिलेरियोफाइटा। जो डायटम्स तुमने सुना ही होगा, डायटोमेसियस अर्थ, मॉर्फोलॉजी एज यूजुअल यूनिसेलुलर, हैबिटेट मरीन एंड फ्रेश वाटर, क्लोरोफिल ए एंड सी, सेल वॉल इज फ्रिस्ट्यूल्स, flagella single apical tinsel type, reserve food as a fatty oil, and asexual reproduction unique shrinking division and sexual reproduction gametic। बच्चों ये जो इसका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पर समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, कहता है श्रिंकिंग डिवीजन। तो आइए बोर्ड पे हम लोग चलते हैं और जरा से इसको समझें। बच्चों यहाँ पर जो डायटम्स में दो तरह के रिप्रोडक्शन शो किए जाते हैं। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो श्रिंकिंग डिवीज़न आप जानते ही होंगे कि इसमें थीका और हाइपोथीका होते हैं, ये दो फॉर्म होते हैं सेल वॉल के, और यहाँ से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल फ्लैजेला का निकलता है। तो यहाँ पर जब कहता है श्रिंकिंग डिवीज़न ये होता है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू नो वेरी वेल कि पेरेंट सेल जो होते हैं वो इजीली डिवाइड होते हैं और दो में सेपरेट हो जाते हैं, टू डाउटर न्यूक्लियड, डाउटर सेल, पेरेंट सेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइपोथीका और थीका जो हैं, थीका और हाइपोथीका ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रहते हैं। कांटेक्ट में रहने के कारण क्या होता है कि एक जो इस फॉर्म होता है या एक पार्ट जो होता है वो एज इट इज़ रहता है, एज इट इज़, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो सिंथेसाइज होता है। तो सिंथेसाइज होने के कारण एक फॉर्म जो होता है थोड़ा सा छोटा होता जाता है, और ये चीज़ जो वो कई जनरेशन्स के बाद देखने को मिलती है कि ये एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट जो है वो बड़ा है। तो दिस इज़ कॉल्ड द श्रिंकिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये चीज़ जो कि काफ़ी देर के बाद मालूम होती है, काफ़ी स्टेजेस के बाद मालूम होती है, जनरेशन्स के बाद मालूम होती है, तो फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर अपने पहले वाले स्टेज को यानी इक्वल फॉर्म को पा लेता है। दिस इज कॉल्ड द श्रिंकिंग डिवीजन ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द डायटम्स। दूसरा है गैमेटिक फॉर्मेशन। थोड़ा सा गैमेटिक फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। गैमेटिक फॉर्मेशंस में क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू द 2 और 4। ये पेरेंट सेल है तो ये यहाँ डिवीज़न कर रहा है, तो डिवीज़न कर करके मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस तुमने पढ़ा भी होगा और आगे चल के तुम पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ना है हमारे सेल वाले चैप्टर में। तो 2 और 4 हैप्लॉइड
सेल यहाँ बन जाते हैं, ठीक है, या इसको हम 2n और 4n कह सकते हैं, जो भी। तो यहाँ n में डिवाइड हो, इसमें आइदर 1 2 जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, अपने आप ही डिजेनरेट कर जाते हैं, यानी सिंगल सिंगल 2 सेल बचते हैं। इसी तरह से और भी 2 सिंगल सेल बचते होंगे। तो ये हैप्लॉइड सेल मिल कर करके एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी गैमिट का फॉर्मेशन होता है। गैमिट का फॉर्मेशन हुआ तो एक यहाँ से n आया और एक n यहाँ से आया, तो 2n यहाँ डिप्लॉइड गैमिट का फॉर्मेशन हुआ। इस गैमिट के फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो 2 डायटम्स हैं या पिन्यूलेरिया जो इसका एग्जांपल है, गैन्यूलक्स है, ये जो होते हैं वो स्लोली कैसे, व्हाई हाउ दे कम टुगेदर, वो कैसे वो पास में आते हैं, तो वो म्यूसिलेज प्रोपल्सन के थ्रू आते हैं। क्या है? म्यूसिलेज प्रोपल्सन। म्यूसिलेज प्रोपल्सन एक तरह का लोकोमोशन है, चूंकि इनमें फ्लैजेला तो है लेकिन वो तो पेरेंट में है, सेल में तो है नहीं, तो ये अपने साइटोप्लाज्म को थोड़ा थोड़ा रिलीज करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा सा चिकना और स्लिपरी स्टेज मिलता है। और म्यूसिलेज प्रोपल्सन के थ्रू एमोबॉइड मूवमेंट करते हुए वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर डिप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। एमोबॉइड मूवमेंट क्या है, अभी तुमने बोर्ड पर देखा ही होगा कि एमोबॉइड कैसे लोकोमोशन करते हैं। तो इसी तरीके को अपनाते हुए ये यहाँ आते हैं और डिप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायटम्स में डिजेनरेशन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो इसी को हम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा साइक्लोटेला, पिन्यूलेरिया, इसके बाद गैन्यूलक्स। बच्चों ये ऐसे खास करके गैन्यूलक्स डायटम्स का वो स्पीसीज है, वो अचानक से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और इन्हें वेरी हैवी अमाउंट, इतनी अधिक और इतना तेजी से करते हैं कि वो पूरे एरिया को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो एक तरह से रेड टाइड कहा जाता है कि लाल रंग का बाढ़ आ गया है, तो उस तरह का करते हैं। साथ ही ये जो एग्जाम्पल हुए हैं डायटम्स के, ये तीनों में फॉस्फोरस या फॉस्फोरेंस नाम का एक कुछ एलिमेंट्स होता है, जिसके कारण ये बायोल्यूमिनेंस होते हैं। क्या होते हैं? बायोल्यूमिनेंस, यानी ये रात में ही, बायोल्यूमिनेंस होने के कारण ये रात में प्रदीप्त होते हैं, चमकते हैं, लगता है कुछ वहाँ पे जेम्स वगैरह बिखरे हुए हैं, वो धरती को चमकता हुआ दिखाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल है साइक्लोटेला, पिन्यूलेरिया और गैन्यूलक्स। इसमें एक और होता है पैरासाइट होता है जो ब्लास्टोडियम भी एक स्पीसीज है जो कि पैरासिटिक होता है, एग्जाम्पल है, ये पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। तो बच्चों मुझे आशा है कि तुम थोड़ा सा डायटम्स के बारे में ज़्यादा जाने होगे और अच्छे से समझे होगे। अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। वो है इग्लिनोफाइटा। यूग्लिना तुम सबको मालूम ही है, कॉमन नेम यूग्लिना, मॉर्फोलॉजी यूनिसेलुलर फ्लैजलेट्स, हैबिटेट इन फ्रेश वाटर, पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है इसका मतलब कोई सेल फॉर्म होगा नहीं, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें वो इसको थोड़ा सा रिजिड फॉर्म देता है, जिसके कारण हम इसके इस फॉर्म को, यानी कि स्पेरिकल क्या बोल सकते हैं इसको, हम इस तरह के फॉर्म को हम देख पा रहे हैं। मिक्सोट्रॉपिक यानी बोथ फोटोसिंथेटिक एंड इसको हम कीमोसिंथेटिक। हम इसमें फूड कम मिलता है, रिजर्व फूड है वो पैरामाइलोन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन, और ये सेक्सुअल जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी इस डायरेक्शन में होता है। यूजुअली जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर को हम देख लें तो ये तुम्हारा हो गया फ्लैजलम, जो कि काफ़ी लंबा है, उसके पूरे बॉडी लेंथ की इतना। स्टिग्मा, सेकंड फ्लैजलम छोटा सा एक होता है, 2 फ्लैजलम होते हैं, एक लंबा और एक छोटा। रिजर्वियर यानी फूड रिजर्व करने का साइट, बेसल बॉडी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पेलिकल न्यूक्लियस सेंटर में है,
क्लोरोप्लास्ट यानी फोटोसिंथेटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, पारामाइलोन ग्रैन्यूल्स एज ए फूड, रिजर्व फूड, यूग्लिनाइडोफाइटा, ये हमारा यहाँ क्लियर हुआ। यूग्लिना का एक और फॉर्म होता है, यहाँ मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ, यूग्लिना गिरडी रसा, इसका ये स्पेसीज जो है यूग्लिना विरडी, विरडी जो है वो लेबोरेटरी स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ बच्चों हमारा जो लास्ट स्लाइड आ जाता है या लास्ट फॉर्म होता है वो है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टा, स्लाइम मोल्ड्स, पिक्यूलियर ऑर्गेनिज्म, सो बोथ एनिमल एंड फंगल कैरेक्टर यानी फंगाई कैरेक्टर। एंटोनियो डी बैरी इन 1887 रिलेटेड देम टू एनिमल एंड कॉल्ड इज माइसेटोजोआ। अब हम इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लें। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर टेरेस्ट्रियल इन कूल मॉइस्ट सैडी प्लेस। ज़्यादातर इसके स्पीसीज है, चूँकि ये फंगस हैं, तुमने ऐसे भी अगले जो हमारा चैप्टर है फंगाई किंगडम उसमें हम देखेंगे कि ये कूल और मॉइस्ट एरिया में काफ़ी पाए जाते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जो आर्द्रता होती है और जो टेम्परेचर होता है वो इनके डेवलपमेंट को काफ़ी सूट करता है। द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एग्रीगेशन ऑफ एम्यूबिया यानी एम्यूबा टाइप का ही इसमें होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन वेजिटेटिव पार्ट बट प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी बॉडी फॉर्म में सेल वॉल एब्सेंट होता है लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वहाँ पे सेल वॉल पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियम कंसिडर्ड एज प्यूरेस्ट इन द लिविंग वर्ल्ड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्लाइम मोल्ड्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सबसे प्योर है, उसमें कुछ भी एकदम एग्जैक्ट जो होता है, अगर हम बाकी लिविंग का प्रोटोप्लाज्म स्टडी करें तो उसमें बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं मिलती, ये चीज़ प्योर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉप्स, मीन्स ये सैप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय फ्रेगमेंटेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि जो जेनेटिक मटेरियल वो स्टोर्ड हो जाता है और फिर वो ब्रस्ट आउट करके वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है ये तुमने अभी बोर्ड पर देखा। बच्चों आई होप कि तुम सब ने किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और मैंने बहुत समझाने की कोशिश भी की। इसके बावजूद अगर तुम्हें कहीं कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क टू मी, यू कैन राइट टू मी, और तुम डायरेक्ट पूछ भी सकते हो। अगला क्लास जो होगा वो होगा हमारा किंगडम फंजाई का। इसमें हम फंजाई के साथ साथ हमारा जो थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है वायरस का वो भी इंक्लूड करेंगे, और इसी में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड यानी इस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ MCQs को भी इंक्लूड करेंगे। तो आई होप कि तुम लोग इसको तब तक तैयार रखोगे और अगले क्लास के लिए रेडी रहोगे। थैंक यू।